देखिए, आज हम बात करते हैं G7 संगठन। ये आज के समाचार में बहुत चर्चा में है। और किस लिए चर्चा में है? ये भारत से इसमें कुछ मुद्दे जुड़े हैं, इसलिए चर्चा में है। तो इस पर हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि इस G7 की स्थापना फ्रांस ने किया था। कब किया था? 1975 ईस्वी में। जब ये संगठन बना था तो शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। वो 7 सदस्य कौन कौन है, एक एक करके हम देखेंगे। उसमें था कनाडा फ्रांस 2 गो हो गया। उसके बाद जर्मनी इटली। उसके बाद था जापान ब्रिटेन और अमेरिका। कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान ब्रिटेन अमेरिका। कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान ब्रिटेन अमेरिका। कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान ब्रिटेन अमेरिका। ये 7 सदस्य थे शुरुआत में। उसके बाद 1997 ईस्वी में रूस 8वां सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। रूस कब शामिल हुआ? 1997 ईस्वी में 8वां सदस्य के रूप में शामिल हुए। तब से इसका नाम G8 कर दिया गया। उसके बाद से इसका नाम, इस संगठन का नाम G8 कर दिया गया। लेकिन 2014 में रूस ने इस संगठन से अलग हो गया। उसके बाद से इसका नाम फिर दोबारा G7 कर दिया गया। जब रूस 2014 में इससे अलग हो गया, तब से इसका नाम G7 कर दिया गया। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये बात G7 के आपको हम क्यों समझा रहे हैं। तो बात ऐसा है कि इसमें यही सब सदस्य हैं, लेकिन इसमें प्रतिनिधि के रूप में भारत को भी निमंत्रित किया गया था। और वो किया था ब्रिटेन ने भारत को इसमें आने के लिए बोला था और भारत गया। ठीक, सब कुछ सही चल रहा था। ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व के भविष्य निर्धारित करता है। यानी इसमें जो भविष्य में होने वाले हैं, क्या किया जाएगा, उसका निर्धारण किया जाता है इस संगठन में। ठीक ना। इसमें देख रहे हैं, एक बड़े अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है। ये लगभग बड़े सदस्य हैं। और यानी यही लगभग ये भी देखेंगे कि फ्रांस भी यूएनओ का संगठन सदस्य है, जापान भी है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है और चीन भी है। चीन भी इसका सदस्य है। चीन भी यूएनओ का सदस्य है, लेकिन चीन यूएनओ का सदस्य है, लेकिन इसका सदस्य नहीं है। चीन भी G7 का सदस्य नहीं है। जिस तरह से भारत G7 का सदस्य नहीं, उस तरह चीन भी G7 का सदस्य नहीं है। तो इसमें भारत गया और भारत को जाने के बाद देखिए क्या होता है कि चाइना के एक संगठन है, चाइना के एक न्यूज एजेंसी है जो बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, ग्लोबल टाइम्स। इसने क्या इस तरह बहुत बेहुदा हद तक बहुत बेहुदा चित्र अपने अखबार में छापा है, जिसके तहत ये भारत को नहीं, इसमें जितने भी सदस्य गए थे सबको माने नीचा दिखाने की कोशिश किया है। जिससे भारत को भी उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश किया है। भारत की अर्थव्यवस्था हाथी से की जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था हाथी से क्यों की जाती है, इसका भी बात हम समझेंगे। देखिए, इसलिए किया जाता है कि भारत का अर्थव्यवस्था तेजी से नहीं चलता, मतवाला हाथी की तरह चलता है। लेकिन जिधर चलता है वो अपना पंचा लहरा के रही आता है। जिस क्षेत्र में जाता है वो कभी लौट कर हार नहीं मान के आता है, माने उसको पूरा करके आता है। भले ही इसका जो अर्थव्यवस्था है थोड़ा धीमा चलता है, लेकिन जिस क्षेत्र में जाता है अपना पंचा लहरा कर आता है। इसको भी आप, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो बात ऐसा है कि इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है कि भारत को तुलना हाथी से किया, इसलिए कि मेरा अर्थव्यवस्था हाथी की से पूरा विश्व करता है। लेकिन बात यहाँ आता है
कि भारत को चाइना ने जो ग्लोबल टाइम्स, चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, इन्होंने उस सभी को एक टेबल पर बैठाया जिसमें भारत को एकदम नीचे बैठाया, इस टेबल पर न बैठाकर भारत को टेबल से नीचे बैठाया है, यानी उस हाथी को टेबल से नीचे बैठाया है। और उसमें आप देखिएगा 2 बोतल लगा है, जिसमें एक गंगा जल का बोतल है, गंगा जल, तो दूसरा क्या है, गोमूत्र। गोमूत्र का इसमें वर्णन है, ठीक। और इसका कहना भी है जब कोरोना फैला तो भारत के लोग गंगा जल और गोमूत्र का यूज कर रहे थे, इसका कहना में यही है साफ तौर पर। और मैं ट्रीटमेंट के तौर पर ये लोग दवा का यूज न कर गंगा जल और इसका प्रयोग करें। ये जो गंगा जल है हिंदू धर्म के लिए बहुत मान्यता का विषय है, और गोमूत्र को भी हिंदू धर्म के अनुसार ये ऐसा बहुत इसको वैल्यू दिया जाता है। और जाहिर सी बात है भारत में हिंदू धर्म की अधिकता प्रधानता है, तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब भारत में कोरोना फैला तो ट्रीटमेंट दवा का यूज न कर गोमूत्र और गंगा जल और गोमूत्र का यूज किया, ठीक। और आगे देखिए, चाइना जो है, चाइना को फादर ऑफ कोरोना बोला जाता है। फादर ऑफ कोरोना बोला जाता है। देखिए यहाँ चाइना जो है कोरोना खुद फैलाया, और उसका माने देखा जाए तो पैसा की बर्बादी बहुत कम हुआ, वहाँ जान माल की हानि बहुत कम हुई। एक तरह से देखा जाए तो इवेनो में इस फादर ऑफ कोरोना के लिए केस चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, आगे देखेंगे। कल इस पर कौन, अमेरिका आवाज़ उठा चुका है, इसके WHO में इसका आवाज़ उठा चुका है, और वो खुद जब WHO से अलग हो गया था, तो हमें भी इसका आवाज़ यूएनओ में उठाना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए। कोरोना फैलाने वाला खुद है कौन, चाइना है। कोरोना फैलाने वाला खुद चाइना है, ठीक ना। तो देखिए एक बात और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक पटना के खान सर नामक टीचर हैं, इनको गाड़ी के तौर पर यूज किया था कि एक ऐसा संगठन है जो इसमें जो भी इस संगठन में जो भी केस गया है आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। जिस तरह देखा जाए हमारा जो कश्मीर का मुद्दा है आज तक उसको कोई सॉल्व नहीं हुआ, मैंने 1945 से अटका हुआ, अभी तक अटका ही है। ये हमारी गलती है कि ये केस हमारे नेहरू जी लेके चल गए कहाँ, यूएनओ में, और आज तक ये केस अटका हुआ है। जो भी इस संगठन में केस गया है वो आज तक अटका ही रहता है, मैंने उसको यूएनओ आज तक सोल्व नहीं कर पाया। जो भी इसमें केस गया, मैंने किसी केस को बर्बाद करना है, किसी देश को बर्बाद करना है तो उसका केस कहाँ डाल दो, यूएनओ में। एक ऐसा ही हरामपंथी यूएनओ संगठन है, मैंने इसमें जिसमें 5 गो सदस्य है, उन्हीं का मनमानी चलता है, वे जो कहेंगे वही काम होगा, ठीक ना। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, हम लोग क्यों विदेश पर निर्भर हैं, क्यों आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर भारत तहत तो ऐसे मोदी जी इसका मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का ऐलान तो कर चुके हैं। मेरा भी दायित्व होता है, यानी पूरे भारतवासी का भी दायित्व होता है, उसमें हम योगदान दें। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है, जैसे गरीब को लोन देती है, तो उसमें हम भाग लें, कुटीर उद्योग पर ध्यान दें,
और जो भी हमारे पूंजीपति हैं, जो भी पूंजीपति हैं, विदेश में पैसा न लगाकर अपने भारत में इन्वेस्ट करें, भारत में अपनी फैक्ट्रियाँ बैठाएं और भारत में बनाकर ले जाकर विदेश में सप्लाई करें। इससे हमारी फॉरेन करेंसी भी बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगा, हमारा करेंसी मजबूत होगा। यदि इस तरह से इस पर एक देखिएगा कि एक एलन मस्क हैं और एक हमारे भारत के एक पूंजीपति हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी हैं और एक विदेश के हैं एलन मस्क। एलन मस्क ने ये ऐलान किया है कि पूरे विश्व को हम इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से क्या देंगे, इंटरनेट देंगे। एलन मस्क ने ऐलान किया है कि हम सैटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व को इंटरनेट देंगे। उसी को टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी ने जो मुकेश अंबानी जो जियो के मालिक हैं, किसका, जियो के मालिक हैं, इन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पूरे विश्व में माने ऑप्टिकल फाइबर की तरह से इंटरनेट फैलाने की कोशिश करेंगे। तो जब दो बड़ी कंपनियां जब आपस में टकराती है तो किसी न किसी तरह से जनता को फायदा होता है, तो इसमें तो कुछ फायदा होगा ही। और दूसरी बात ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के पूंजीपति मुकेश अंबानी ने ऐसा ऐलान किया कि हम पूरे विश्व में ऑप्टिकल फाइबर की तरह से ऑप्टिकल फाइबर से पूरे देश में इंटरनेट का विस्तार करेंगे और उसका जो मुख्यालय होगा भारत में होगा। तो ये हमारे बहुत गर्व की बात होगा कि आज पहले हमारा पूरा डेटा विदेश में होता था, विदेश की कंपनियों के पास होता था, और आने वाले समय में लगभग 2023-24 में यह मुकेश अंबानी का भी सपना पूरा हो जाएगा। इनका टारगेट है 2023-24 तक पूरे विश्व में ऑप्टिकल फाइबर को बिछा देना, ठीक ना। 23 में तक करीब स्टार्ट करेंगे। अभी तो यूरोप और रूस तक बिछाया जाएगा, यूरोप तक ले जाया जाएगा। गते गते ये पूरा विश्व में फैलेगा। तो क्या होगा, पूरे विश्व का डाटा हमारे पास होगा। हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम अपने पूंजीपतियों को सहयोग करें, विदेशी प्रोडक्ट पर ध्यान न दें। जैसे आज देखा जाए कि बहुत सारी सोशल एजेंसी है, जैसे ट्विटर है, यूट्यूब है। यूट्यूब पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आप देखे होंगे कि यूट्यूब पर ऐसा भादा जो है बहुत भादा प्रचार दिखलाता है पैसे के लिए, ठीक ना। और हम लोग उस पर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हमारा मजबूरी है कि इसको देखना। यदि हमारे देश में इस तरह का एप्लीकेशन आ जाए, ऐसे तो एप्लीकेशन आया है लेकिन बहुत व्यापक मात्रा में इस तरह का एप्लीकेशन लागू हो जाए तो हमें भी सहूलत मिलेगी और विदेश का ऐप का यूज हम लोग न करें। इस तरह से जब गलवान में झड़प हुआ तो उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री ने कई चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। तो हम लोग को भी सभी विदेशी ऐप्स को बायकॉट करना चाहिए, खास करके चाइना के जितने भी सामान हैं हम लोग को बायकॉट करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।